नमस्कार, देवभूमि के खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। कोरोना को लेकर उत्तराखंड से राहत भरी खबर इस बीच है। उत्तराखंड में कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या 61 पर ही ठहर गई है। आज तीसरे दिन भी सभी 481 सैंपल रिपोर्ट्स नेगेटिव आई हैं। 61 केस पॉजिटिव, 39 मरीज ठीक हो चुके हैं, एक की मौत हो चुकी है। होम क्वारंटीन की संख्या 8069 है। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन 3110 लोगों के साथ में भी भरा है। भगत सिंह कॉलोनी को आज कंटेनमेंट क्षेत्र से बाहर भी कर दिया गया। तो ये हैं उत्तराखंड के हालात, जहां पर स्थिति बेहतर है क्योंकि अभी पिछले 48 घंटों में कोई भी पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है और उत्तराखंड में अभी तक 61 पर ही आंकड़ा ठहरा हुआ है। 61 केस पॉजिटिव हैं, जबकि 39 मरीज अब तक ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। होम क्वारंटीन की संख्या है 8069, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन है 3110। भगत सिंह कॉलोनी को आज कंटेनमेंट जोन से बाहर कर दिया गया। कोरोना को लेकर उत्तराखंड से ये राहत भरी खबर इस बीच है क्योंकि उत्तराखंड में कोरोना पॉजिटिव केस की संख्या 61 पर ही ठहरी हुई है और यहां अभी तीसरे दिन भी कोई पॉजिटिव केस नहीं आया। 481 सैंपल रिपोर्ट्स के नतीजे नेगेटिव रहे। 61 केस पॉजिटिव हैं, 39 अभी तक ठीक हो चुके हैं। 8069 होम क्वारंटीन, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में 3110। फहीम जुड़ गए हमारे साथ में, रेजिडेंट एडिटर। फहीम, बाकी की जानकारी चाहेंगे आपसे। बिल्कुल पूजा, ये देखिए काफी महत्वपूर्ण है और राहत भरी बात है उत्तराखंड के लिए। जिस तरीके से 3 दिन से अभी तक कोई पॉजिटिव नया केस सामने नहीं आया है, क्योंकि जब इससे पहले 3 दिन से पहले लगातार हम देख रहे थे कि एक एक करके एम्स ऋषिकेश में जिस तरीके से केसेस आए थे स्टाफ के और वहां भर्ती एक महिला के डेथ भी हुई। लिहाजा वो बड़ा चिंताजनक हो रहा था क्योंकि वहां पर जो पहला ही केस आया था तो वो बिल्कुल नॉन कोविड वार्ड में स्टाफ का आया था। तो ये चिंता लेकर के इस बात की भी थी कि जब अनजान यानी नए केस सामने आता है तो उसके संपर्क के लोगों में खतरा बहुत ज्यादा होता है। तो लिहाजा लेकिन बात में नहीं पहुंच पाया गया है, ये अच्छी बात है। हालांकि अभी बहुत जो उनके संपर्क के लोग हैं वो काफी क्वारंटीन है, उनकी रिपोर्ट अभी आनी है, लेकिन फिर भी 3 दिन से कोई केस पूरे उत्तराखंड में नहीं है, ये बहुत राहत की बात है। और जो केसेस का डबल होने का जो टाइमिंग तो वो भी बड़ी है, क्वारंटीन होने का जो सिलसिला था वो भी कम हुआ। हम देख रहे हैं कि जो होम क्वारंटीन होने वाले लोग भी थी, 65,000 तक की आप तादाद पहुंच गई थी, पूरी की पूरी बस्तियां थी वो अब अलग हो गई है, वो सेफ जोन में आ गई। आज एक नई बस्ती सेफ जोन में आई है। भगत सिंह कॉलोनी पूरा इलाका था जहां पर जमाती पिछले महीने पॉजिटिव पाए गए थे, तो नहीं सील कर दी गई थी 1 महीने से ज्यादा के वक्त में। आज वो सेफ जोन, ये काफी राहत भरी सामने आ रही है चीजें कोरोना को लेकर के। और सरकार का जो मैनेजमेंट है इसको लेकर के जो व्यवस्थाएं हैं वो कह सकते हैं कि बहुत कारगर साबित हो रही है। जिला प्रशासन की सरकार जो लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, लगातार केंद्र सरकार की गाइडलाइंस हैं WHO की, उनके आधार पर जो सरकार अपने फैसले ले रही है इस कोरोना नियंत्रण को लेकर के, वो प्रभावी हो रहे हैं। अभी तक साफ तौर पर ये कहा जा सकता है। जी पूजा। अच्छा फहीम, इसके अलावा क्योंकि देखिए स्थिति तो थोड़ी सी बेहतर है ये, लेकिन हमने देखा कि एक साथ अचानक से कई केसेस सामने आ जाते हैं उत्तराखंड में। तो ऐसे हालातों में क्या ये मानकर चला जाए, जो अभी ये अब 72 घंटे लगभग पूरा होने को है, एक भी केस अब तक सामने नहीं आया, क्या ये प्रशासनिक स्तर पर की गई तैयारियों का नतीजा है? बिल्कुल, देखिए ये प्रशासनिक स्तर पर की गई तैयारियों का नतीजा तो बात है जिसको शायद नजरअंदाज नहीं करना चाहिए पूजा, कि अगर हम मार्च के पहले हफ्ते यानी होली के बाद के जो सरकार के कदम उठाए गए थे उस पर ध्यान दे तो आपको ध्यान होगा कि सरकार ने रोज नए नए फैसले लिए जा रहे थे, यानी एक से बढ़कर एक कदम उठाए जा रहे थे कि भाई कॉम्प्लेक्स बंद कर दिए गए थे, स्कूल बंद कर दिए गए थे, सिनेमा हॉल बंद कर दिए गए थे। तो पूजा ध्यान होगा आपने ही इस बात को उस समय भी पूछा था कि क्या उत्तराखंड में ऐसी स्थिति है कि ये सब स्टेप लिए जा रहे हैं, कोई केस यहाँ पॉजिटिव नहीं आया था, लेकिन ये एक प्रिवेंटिव स्टेप थे और मुझे लगता है कि उनके रिजल्ट अब 1.5 महीने के बाद देखने को मिले हैं कि वो रिजल्ट उस समय कदम उठाए गए थे सार्वजनिक जगहों वाली उनको लेकर के जो फैसले लिए गए थे लॉकडाउन करने के, बंद करने के, मॉल पर ये तमाम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह, तो ये एक कदम जो जिसका रिजल्ट शायद अब देखने को मिल रहा है कि उत्तराखंड में जो स्टेबल है
जो कोरोना पॉजिटिव केसेस की संख्या है, और दूसरे किसी भी राज्य के मुकाबले बहुत अच्छी बेहतर स्थिति है, और एक्टिव मरीज भी बहुत कम है। 39 ठीक हो जाना एक सकने से बड़ी बात है अपने आप में। और जो केस एक डेथ की है महिला का, वो ऑलरेडी उनको ब्रेन स्ट्रोक का केस था वो, और उसके बाद वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। तो कहीं ना कहीं वो दोनों बीमारियों का असर रहा। बहरहाल वो कोरोना पॉजिटिव थी। बहुत शुक्रिया फहीम आपका। खबर देहरादून से, जहां माता मंगला और भोले जी महाराज ने राशि दी है मुख्यमंत्री राहत कोष में 1,51,00,000 रुपए। माता मंगला और भोले जी महाराज ने सीएम रावत को चेक सौंपा है और त्रिवेंद्र रावत ने आभार जताया इस प्रयास पर उनका। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई हमें जरूर जीतनी है और हम जरूर जीतेंगे, सीएम रावत ने इस दौरान ये तमाम बातें भी कही। माता मंगला और भोले जी महाराज की ओर से 1.5 करोड़ की राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में दी गई है ताकि कोविड-19 की इस जंग में मदद का हाथ उनकी ओर से भी बढ़ पाए। खबर देहरादून से ही है। त्रिवेंद्र सरकार ने राज्य कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए सौगात दी है। राज्य के कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए आयुष्मान योजना लागू की गई है। कर्मचारी संगठन ने त्रिवेंद्र सरकार के फैसले की सराहना की है। कर्मचारियों के लिए स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम नाम से योजना लागू की गई है। देश भर के 22,000 अस्पतालों में अनलिमिटेड इलाज की सुविधा मिल सकेगी। सरकारी अस्पताल में ही रेफर करने की बाध्यता भी नहीं रहेगी इलाज के लिए, लेकिन कर्मचारी और पेंशनर्स को 250 रुपए से 1,000 रुपए हर महीने चुकाने होंगे। वेतन लेवल 1 से 5 तक 250 रुपए, लेवल 6 को 450 रुपए, लेवल 7 से 11 को 650 रुपए, लेवल 12 और उच्चतर को 1,000 रुपए देने होंगे। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल जी महाराज ने आज कालीमठ में पहुंचकर राशन सामग्री गरीब और जरूरतमंद लोगों में बांटी है। इस दौरान सतपाल जी महाराज ने कहा कि कोविड-19 महामारी के विरुद्ध लड़ाई में इस समय पूरा देश एकजुटता के साथ खड़ा है। सतर्कता रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करें। कालीमठ में वर्तमान स्थिति का जायजा लेते हुए महाराज जी ने कहा कि भारी बारिश, ओलावृष्टि के कारण किसानों को काफी नुकसान हुआ है। मेरा मुख्यमंत्री से आग्रह है कि केदार घाटी के किसानों की हर संभव मदद हो। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज कालीमठ से ओमकारेश्वर रावल निवास पर रावल भीमाशंकर लिंग से मुलाकात उन्होंने की। इसके बाद ही पर्यटन मंत्री ने रावल के साथ कोठा भवन का निरीक्षण भी किया। रावल भीमाशंकर लिंग ने सतपाल महाराज से कोठा भवन जीर्णोद्धार करने की बात भी की और कहा कि शीतकालीन गद्दी स्थल होने के कारण यहाँ साल भर तीर्थयात्री आते रहते हैं, इसलिए यहाँ पर भी व्यवस्थाएं दुरुस्त होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि केदार पीठ की ओर 25 करोड़ रुपए कोठा भवन निर्माण के लिए देंगे। साथ ही साथ उन्होंने सतपाल महाराज से भी बजट की व्यवस्था करने की बात की। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि ओमकारेश्वर मंदिर यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव इसलिए है, यहाँ भी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएंगी। इस मौके पर नगर पंचायत अध्यक्ष विजय राणा, कार्यकारी कार्याधिकारी बीडी सिंह, लक्ष्मी प्रसाद भट्ट सभी मौजूद थे। यहाँ कालीमठ आए हुए हैं। कल ऊखीमठ के अंदर कोविड-19 का अनुश्रवण था। हमने पूरा क्या क्या तैयारी इस जिले के अंदर कोविड-19 के लिए की गई है उनका जायजा लिया और इस समय हम लोग कालीमठ में हैं और यहाँ पर पटबंद है, कोई पूजा अर्चना नहीं हो रही है। कल यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश पड़ी, ओले पड़े और ओलों से काफ़ी नुकसान किसानों को हुआ है। हमारा मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि यहाँ किसानों की मदद की जाए, जिससे कि इस आपदा की घड़ी में जहाँ की पूरा देश कोविड-19 के महामारी के से ग्रसित है, तो किसानों की मदद हो और मनरेगा के काम भी यहाँ पर जल्दी से शुरू किए जाएं, जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। खबर देहरादून से है, जहां त्रिवेंद्र सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश के लोगों को ट्रेन से लाने का खर्च वहन करेगी सरकार। मुख्य सचिव उत्पल कुमार ने सरकार के फैसले की जानकारी दी है। अब तक करीब 1,65,000 लोग कर चुके हैं आवेदन। मुंबई, गुजरात सहित तमाम राज्यों से ट्रेनों से लाया जाएगा। कोरोना की डबलिंग रेट में लगातार सुधार हो रहा है। प्रदेश में 2 दिन से कोई पॉजिटिव केस नहीं। 401 चिकित्सकों को दी गई नियुक्ति, 647 की और होगी नियुक्ति। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की जा रही है। मनरेगा के 7,910 कार्य शुरू हो चुके। 93,000 से ज्यादा श्रमिकों को काम मिला। 4,469 उद्योगों को अनुमति मिली। निर्माण कार्यों की आवश्यकता को देखते हुए खनन 1,98,000 श्रमिकों को 2-2 हजार रुपए की सहायता राशि मिल चुकी है। प्रामाणिक जानकारी पर ही विश्वास करें, अफवाहों से बचें। मुख्य सचिव ने कहा एनटीपीसी पीएफसी देगी 12 एम्बुलेंस और 10,000 पीपीई किट, मास्क।
इन रेलों। राज्य ने प्रारंभ से ही ये फैसला किया है कि सभी का व्ययभार पूर्ण रूप से उत्तराखंड शासन ही वहन करेगी, तो इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए और सुचारू रूप से ये व्यवस्था चले, ये ऐसा अनुरोध किया गया। इसी प्रकार से रेलगाड़ियों के माध्यम से हम बहुत शीघ्र केरला से भी बताया गया है कि वहाँ के 2 शहरों में कुल मिलाकर 1000 के आसपास लोग बताए गए हैं, तो उनसे भी हम अनुरोध शीघ्र ही करने वाले हैं कि जो इस तरह के दूरस्थ इलाकों में लोग हैं उनको हम रेलगाड़ी से ले आएँ। भारत सरकार के द्वारा जो विदेशों में भारतीय मूल के लोग हैं और जो इस तरह से फंसे हुए हैं, उनके संबंध में उन्होंने एक नीति तैयार कर ली है, एक SOP भी तैयार कर लिया है। राज्यों से भी अपेक्षा की गई है कि हम भी अपनी नीति बना लें। हमारे तरफ से भी SOP तैयार हो गया है। व्यक्ति आएंगे, कहाँ पर वो क्वारंटीन में रखे जाएंगे 14 दिन, और 14 दिन उसके बाद उनका हेल्थ चेकअप होगा और करने के बाद फिर वो अपने होम क्वारंटीन में रह सकते हैं, लेकिन अपने घर में रह सकते हैं, अंडर निगरानी ऑब्जर्वेशन में रखे जाएंगे। उनका हेल्थ स्टेटस की जांच समय समय पर होती रहेगी। विदेश मंत्रालय में मेरी वार्ता हुई है, हमारे लिए भी एक नोडल अधिकारी वहाँ पे नियत किए गए हैं और उन्होंने ये हमें आश्वस्त किया है कि जैसे ही उन्हें ऐसी सूचना प्राप्त होगी कि हमारा कोई उत्तराखंड का व्यक्ति किसी भी हमारे दूतावास में जाकर रजिस्ट्रेशन करते हैं और उत्तराखंड आने की इच्छा व्यक्त करते हैं, तो उसकी सूचना हमें वो उपलब्ध करा देंगे और फिर हम उनके लिए इसी प्रकार से। मंत्रिमंडलीय उपसमिति के अध्यक्ष और कैबिनेट में मंत्री सुबोध उनियाल से हमारे रेजिडेंट एडिटर ने खास बातचीत की है, जरा सुनिए। कोरोना संकट के और लॉकडाउन के बाद में राज्य की आर्थिक स्थिति को लेकर के सरकार लगातार मंथन कर रही है। एक मंत्रिमंडलीय उप समिति भी बनाई है सुबोध उनियाल मंत्री कैबिनेट मंत्री की अध्यक्षता में, जिसमें मंत्री रेखा आर्य और धन सिंह रावत सदस्य भी हैं। क्या कुछ ये कमेटी अध्ययन अभी इसका कहां तक पहुंचा है, क्या कुछ पहलुओं को ध्यान में रख रही है कमेटी? हमारे साथ बात करने के लिए मंत्री सुबोध उनियाल जी, जो कमेटी के अध्यक्ष हैं, वो मौजूद हैं। उनियाल साहब, किस स्तर पर पहुंचा अब ये अध्ययन और क्या कुछ पहलू उसमें शामिल कर रहे हैं? देखिए, मैंने शुरुआत तो की थी, पहले लिखित में आदेश मुझे आदि मिला है और इसमें किस तरह से इस राज्य में आर्थिक स्थिति को नए स्रोतों के माध्यम से मजबूत किया जा सकता है और विशेषकर एग्रीकल्चर सेक्टर को, क्योंकि आज जो 1.5 लाख के आसपास लोग रिवर्स माइग्रेशन करके आए हैं, उन लोगों को किस तरह से उत्तराखंड में आने के बाद यहाँ पर स्वरोजगार के माध्यम से पलायन करने से रोका जाए, इस पर बहुत गंभीरता से मंथन किया जाने की आवश्यकता है। मेरे पे उद्योग जो हमारी इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन के जो तमाम एसोसिएशन हैं, उनके पदाधिकारियों से भी मेरी वार्ता हुई है कि उनकी भी काफ़ी शिकायत जो समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, तो हर चीज़ में समन्वय बना के किस तरह किस वर्ग को क्या फ़ायदा दिया जा सकता है और सरकार के रेवेन्यू रिसीट्स को बढ़ाकर जो सोशल सेक्टर के जो प्रोग्राम्स हैं उनकी निरंतरता बनाई रखी जाए। क्योंकि आप देख रहे हैं 18,000 करोड़ का हमारा टोटल राजस्व प्राप्ति है और कोरोना के कारण तकरीबन सभी सेक्टर्स में शून्यता की स्थिति थी। तो ऐसी स्थिति में सोशल सेक्टर प्रभावित न हो, जो सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं पर लगातार और ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। नया रोजगार सृजन के साधन ढूंढने पड़ेंगे। आपको लगता है कि ये तकरीबन 1,65,000 तो अभी आवेदन कर चुके हैं रजिस्ट्रेशन, तो ये क्या लोग परमानेंट यहाँ रहने वाले हैं या क्या अभी इस तरह का कुछ फीडबैक आ रहा है या केवल अभी कुछ समय के लिए फॉर टाइम बीइंग यहाँ आ रहे हैं फिर वापस जाएंगे? मैं समझता हूँ 60-65% लोग तो जिनके व्यवसाय बाहर हैं, जिनके नौकरियाँ बाहर हैं, वो लोग तो मैं समझता हूँ सामान्य स्थिति होने के बाद नौकरियों में जाएंगे। लेकिन इसमें से करीबन 40% लोग जिनका रोजगार खत्म हो गया, जिनका रोजगार छिन गया, और खासकर होटल इंडस्ट्री में पहाड़ का आदमी बहुत ज़्यादा है और होटल इंडस्ट्री की जो संभावना दिख रही है वो अगले 1-1.5 साल तक होटल इंडस्ट्री के खड़े होने की संभावना दिखती नहीं है। तो इन लोगों को यहाँ पर इनके स्किल को डेवलप करके स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के तहत उनकी ट्रेनिंग करा करके स्वरोजगार की संभावनाओं को बढ़ाया जा सकता है। एग्रीकल्चर सेक्टर में जैसे मैंने आपसे बता रहा हूँ कि हम लोग एरोमेटिक फार्मिंग पर एक मॉडल बनाने के मैंने निर्देश दिए हैं कि किस तरह से हम बंजर भूमि को
उपयोग में ला करके, क्योंकि बंजर भूमि में सघन खेती में जो है बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है और बंजर भूमि पे इसका उत्पादन हो जाता है। तो इससे किस तरह से नौजवानों को जोड़कर हम जड़ी बूटी और सघन खेती के माध्यम से उनको किस तरह से रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं, इस पर एक मॉडल बनने जा रहा है। उसी मॉडल के हिसाब से हम इस पर कार्रवाई करेंगे। इसमें एक सवाल उठता है कि जैसे हम उत्तराखंड में सर्विस सेक्टर बहुत जो हमारी जो ग्रामीण आर्थिकी को मजबूत बनाता था, सर्विस सेक्टर इस समय तो बहुत ज़्यादा डाउन स्थिति में है, कमर टूट गई है एक तरीके से कह सकते हैं। तो क्या ऑप्शनल तौर पर अब हम कृषि और माइक्रो एग्रीकल्चर और बागबानी इस सेक्टर पर हम जोर दे सकते हैं, जो हमारा एक वैकल्पिक बन सकता है सर्विस सेक्टर के हिसाब से? यही तो आपको कहा कि इसी पर फोकस करने का हमारा विचार है कि हमारे यहाँ हॉर्टिकल्चर सेक्टर में अपार संभावना है। तो हॉर्टिकल्चर सेक्टर के साथ साथ सघन खेती, क्योंकि सघन खेती को जंगली जानवर भी नुकसान नहीं पहुंचाता और बंजर इसको बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता भी नहीं है। तो जो बंजर पड़े खेत हैं उनके लिए ज़्यादातर इस समय जब लोग गांव छोड़ के चले गए थे, जो आप देखा कि 1008 गाँव घोष विलेज हुए थे, तो उनमें ज़मीन बंजर पड़ी है। इसीलिए हम लोगों ने लीज फार्मिंग को भी अलाउ किया था कि जो लोग अपनी ज़मीन को लीज पे दे सकते हैं। तो ये नौजवान आकर के इसका फ़ायदा उठाते हुए मैं समझता हूँ खेती के माध्यम से और ख़ासकर बागवानी सेक्टर में और सघन खेती के माध्यम से अपनी आजीविका को मजबूत कर सकते हैं। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। ये थे कृषि मंत्री सुबोध उनियाल जी। यानी जो सर्विस सेक्टर कमज़ोर पड़ रहा है इस कोरोना के बाद में, लॉकडाउन के बाद में, तो कहीं ना कहीं उसके विकल्प के रूप में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है या फिर बागबानी का सेक्टर है, उससे लोगों को जोड़ने की कोशिश सरकार की है। बहरहाल अभी कमेटी अध्ययन करेगी और उस कमेटी के अध्ययन में क्या कुछ और विस्तार से निकल करके आता है, ये देखना होगा। अपने सहयोगी विवेक के साथ में फ़हीम तनहा, न्यूज़ ऑन इंडिया, देहरादून। खबर देहरादून से है। त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। सरकार का बड़ा फैसला, शराब पर लगेगा हेल्थ केयर टैक्स। भारत में बनने वाली विदेशी शराब होगी 20 से 200 रुपए तक महंगी। देशी शराब के दामों में बढ़ाए गए हैं 20 रुपए, पेट्रोल में 2 रुपए, डीजल में 1 रुपए बढ़ाया गया है। उत्तराखंड आने के लिए 1,70,252 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। और फहीम जुड़ गए। फहीम, बाकी की राज्य सरकारों की तर्ज पर ही अब उत्तराखंड सरकार की ओर से भी ज्यादा रकम वसूली जाएगी, पेट्रोल डीजल पर भी, साथ ही साथ शराब पर भी। बिल्कुल पूजा, ये फैसला ले लिया है कैबिनेट ने और इस समय ब्रीफ कर रहे हैं शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक, और अभी वो फैसले बता रहे हैं। और जिस तरीके से कहा जा रहा था कि न्यूज़ ऑन इंडिया ने भी अपने दर्शकों को पहले ही बता दिया था कि शराब पर अवसर बढ़ाने की बात है, उस पर टैक्स लगाया जाएगा। वो किस रूप में होगा, किस तरह से होगा, ये देखना होगा। हालांकि इसमें काफी जो प्रस्ताव था, चर्चा थी, उसमें तो काफी तकरीबन 40 से 50% तक और कुछ पर 60 से 70% तक भी था। लेकिन अभी जो फाइनली कैबिनेट का फैसला हुआ है उसमें पैसे के हिसाब से बढ़ाया गया है, यानी 20 रुपए से 200 रुपए तक अलग अलग कैटेगरी की शराब पर एक तरीके से टैक्स लगाया है। हेल्थ केयर टैक्स का इसका नाम दिया है सरकार ने। और ये कोरोना के मद्देनजर ही इसको कह सकते हैं। पेट्रोल 2 रुपए और डीजल 1 रुपए बढ़ाया गया है, यानी जो रेवेन्यू को जनरेट करने का, रेवेन्यू सोर्सेज को बढ़ाने की जो बात थी, तो उस पर सरकार ने इसमें काम किया है। और शराब भी, चूंकि जब हमने देखा कि ये लॉकडाउन 3 में जब सोमवार से शराब की दुकानें खुलनी शुरू हुई, तो किस तरीके से बेतहाशा जो भीड़ थी, तो शायद वो भी एक वजह रही है इस फैसले के पीछे कि लोग अगर इतना शौक के लिए इतना खर्च कर सकते हैं तो वो 100-200 रुपए और भी खर्च कर सकते हैं, जो शौक क्या होगा। तो इसलिए इसको बढ़ाया गया है और दूसरे और भी फैसले लिए गए हैं। एक और इसमें बात आज निकल करके आई है, जो अभी तक हम कह रहे थे कि 1,65,000 जो वापसी के लोग जो आना चाहते हैं, अब एक 5-6 हजार लगभग लोग और बढ़ गए हैं जो उत्तराखंड के प्रवासी जिन्होंने वो आने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। तो अभी ब्रीफिंग चल रही है कैबिनेट के फैसलों की। मंत्रिपरिषद की इससे पहले बैठक हुई थी, मंत्रिपरिषद में जो राज्य मंत्री हैं वो भी शामिल हुए बैठक में और सारे हालात पर चर्चा हुई। और अभी फिलहाल अभी जो ब्रीफिंग है वो चल रही है। जी, बहुत शुक्रिया। कांस्टेबल संजय गुज्जर की सड़क हादसे में मौत का मामला, सीएम त्रिवेंद्र ने मृतक के परिवार को धैर्य प्रदान करने की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने राहत कोष से 10 लाख की घोषणा की है। कांस्टेबल संजय पीपी किट लाते समय सड़क हादसे का शिकार हुए थे, जिसके बाद अब उनके परिवार को आर्थिक सहायता के तौर पर 10 लाख रुपए की राशि दी जाएगी मुख्यमंत्री राहत कोष में से।